झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एम ए हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। मैं इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक मुद्दों को सरलता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। पिछले एपिसोड में आपने बजट निर्माण प्रक्रिया को देखा और इस एपिसोड में हम आपके साथ यह डिस्कस करते हैं कि बजट को संसद के द्वारा कैसे पारित किया जाता है। बजट सत्र के अंतर्गत 1 फरवरी को बजट भाषण वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और उसी दिन फिनांस बिल तथा FRBM एक्ट 2003 संशोधन को प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा उस दिन के लिए स्थगित हो जाती है और अगले दिन से सामान्य चर्चा का प्रावधान होता है। सामान्य चर्चा के अंतर्गत संसद बजट से संबंधित कई मुद्दों पर संबंधित मंत्री एवं वित्त मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर संबंधित मंत्री या वित्त मंत्री सामान्य रूप से देते हैं या सामान्य रूप से सदन के पटल पर रखवा देते हैं। सामान्य चर्चा के साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी बहस होती है। इस वर्ष यह प्रक्रिया फरवरी 11 तक संचालित होगी। फरवरी 11 के बाद बजट सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और यह पुनः 14 मार्च को फिर से प्रारंभ होगा। इस बीच बजट को डिपार्टमेंटल कमेटी को दे दिया जाता है। अस्थाई विभागीय समिति, जिसकी संख्या 24 है, उसको दे दी जाती है और वह इस पर सूक्ष्मता से अवलोकन करता है। यदि किसी मंत्रालय या विभाग के द्वारा किसी भी व्यय को अधिकता से प्रस्तुत करने की मांग की जाती है तो ऐसे स्थिति में कटौती प्रस्ताव का भी प्रावधान होते हैं। कटौती प्रस्ताव मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसे हम नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं, इसके अंतर्गत कोई भी मद पर दी जाने वाली धनराशि को लोकसभा घटाकर 1 रुपये कर देती है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित होने के साथ यह सिद्ध हो जाता है कि लोकसभा में वर्तमान सरकार का बहुमत नहीं है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत किसी भी मद में व्यय को 1 रुपये कम किए जाते हैं। इससे केवल एक संकेत या सामने वाले के बात को मान लिया जाता है, परंतु इससे बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, जिसमें कि कुछ बड़े अमाउंट को कम कर दिया जाता है। इन कमेटियों के बाद जब बजट का सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, जो इस वर्ष निर्धारित किया गया है कि 14 मार्च से किए जाएंगे। 14 मार्च से 8 अप्रैल तक विशेष सत्र में विशेष चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत बजट को 102 हेड्स में बांटा जाता है। प्रत्येक हेड्स किसी न किसी कार्यक्रम या परियोजना को प्रदर्शित करता है। उदाहरण स्वरूप महिला कल्याण, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित 102 मदों में से 6 मद सुरक्षा से संबंधित होते हैं, जिस पर चर्चा नहीं की जाती। शेष मदों पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद
उस पर मतदान भी होते हैं। इसके अंतर्गत संसद में कई प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 113 के अंतर्गत डिमांड फॉर ग्रांट होते हैं। प्रत्येक मंत्रालय जो अपने अपने विभाग से संबंधित खर्च की मांग संसद से करते हैं, इसके लिए वो डिमांड फॉर ग्रांट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें दो तरह के व्यय का उल्लेख होता है। एक परियोजना या कार्यक्रम से संबंधित व्यय और दूसरा प्रशासनिक व्यय। डिमांड फॉर ग्रांट के अप्रूवल होने के बाद ही, उसकी स्वीकृति होने के बाद ही आर्टिकल 114 के अंतर्गत संचित निधि से उसमें धन उपलब्ध कराने के लिए विनियोजक विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल को प्रस्तुत किया जाता है। विनियोजक बिल के अंतर्गत दो प्रकार के व्यय या संचित निधि से धन को आवंटित करने का प्रावधान होता है। पहला, डिमांड फॉर ग्रांट, जो प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा मांगे गए हैं उसको संचित निधि से देने की अनुमति दी जाती है। इस पे चर्चा और वोटिंग दोनों का प्रावधान है। इसके साथ साथ चार्ज यानी भारित खर्च पर भी संचित निधि के माध्यम से धन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें चर्चा तो हो सकती है परंतु वोटिंग नहीं हो सकती। चार्ज के अंतर्गत कई संवैधानिक पदों पर रह रहे गणमान्य व्यक्तियों के वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि से संबंधित चीजें होती हैं, जैसे राष्ट्रपति, सीजीआई, कैग इत्यादि के वेतन। आर्टिकल 115 में अनुपूरक अनुदान या सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रावधान है। बजट का निर्माण सितंबर से प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए कई बार यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि आने वाले समय में एग्जैक्ट कितने खर्च होंगे। तब ऐसे स्थिति में यदि किसी भी मद पर खर्च अधिक होने की संभावना होती है तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उसमें धन उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अनुपूरक अनुदान सामान्य रूप से 3 परिस्थितियों में ही दिए जा सकते हैं। पहला, यदि किसी पहले से चल रहे कार्यक्रम में कोई नई कार्यक्रम को जोड़ना हो तब दिए जाते हैं। दूसरा, यदि किसी परियोजना या कार्यक्रम में दिए गए धन समाप्त हो गए हों और अधिक धन की आवश्यकता हो तब दिए जा सकते हैं। और तीसरा होता है कि यदि यह अनुमान लग जाए कि आने वाले समय में जो आवंटित धनराशि है उससे अधिक व्यय होने की संभावना है तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से इसे प्रदान किया जाता है। बजट पर बहुत लंबी चर्चा होती है और संसदीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यदि आप देखेंगे कि बजट में बहुत सारे ऐसे हेड्स होते हैं जिस पे चर्चा नहीं हो पाती, तो ऐसे स्थिति में उन सभी हेड्स यानी कि जो मद होते हैं उसको एक साथ क्लब कर दिया जाता है और इसे एक साथ संसद में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा इसे अप्रूव कर देती है, जिसे हम बुलेटिन कहते हैं। यानी उस पर बिना चर्चा और बिना अनुदान मांग के भी हम ये मान लेते हैं कि इस पे चर्चा हो गई है और साथ ही साथ इस पे संसद ने अपना अनुमोदन दे दिया है। विनियोजक विधेयक के माध्यम से इसमें अनुमोदन दे दिया गया है। यह प्रक्रिया कई बार लंबी चलती है और इसी बीच 1 अप्रैल से प्रशासनिक तथा अन्य सभी प्रकार की व्यय की आवश्यकता होती है। अभी तो बजट अपने संसदीय प्रक्रिया से गुजर रही होती है, उसे राज्यसभा में भेजा जाना होता है,
फिर राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन होता है। परंतु इन सबों के बीच में हमारी जो प्रशासनिक व्यय है वो संचालित होते रहनी चाहिए। अतः ऐसे स्थिति में आर्टिकल 116 के अंतर्गत लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट्स का प्रावधान किया जाता है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका को और सभी प्रकार के व्यय के लिए 1/6 अमाउंट या 60 दिनों का धनराशि अग्रिम भुगतान कर दी जाती है, यह मानते हुए कि जब बजट पूरी तरह से पारित हो जाएगा तब इस अग्रिम भुगतान में शेष धनराशि को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बजट के अंतर्गत आर्टिकल 117 के द्वारा फिनांस बिल को प्रोड्यूस किया जाता है और फिनांस बिल सरकार को यह शक्ति देती है कि वह संचित निधि तथा अन्य माध्यम में अपने धन को एकत्र कर सके। यह टैक्स के माध्यम से होता है, लोन के माध्यम से होता है इत्यादि। तो यह है बजट पारित करने की एक प्रक्रिया, और इसे एक सामान्य लोग किस प्रकार से इसे अच्छे से समझ सके, इसका मैंने एक प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप इसे सरलता से समझे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।